नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 के ऐतिहासिक सक्सेस के अभी 2 सप्ताह भी नहीं हुए तभी भारत ने एक और मिशन लॉन्च कर दिया और इस तरह से इसरो ने कल यानी कि 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 को लॉन्च करके एक बार फिर से एक और इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम मिशन आदित्य L1 को पूरी तरह से समझते हैं। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह से चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर लैंड किया था, उस तरह से आदित्य L1 सूरज की सतह पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि यह सूरज से काफ़ी दूर रहकर ही सूरज की स्टडी करेगा। इस मिशन के दौरान यह इतना दूर होगा कि यह धरती से ज़्यादा करीब होगा सूरज की तुलना में। दोस्तों यह धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लाग्रेंज पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में घूमेगा और उस पॉइंट तक इसे पहुंचने में लॉन्च डेट से 4 महीने का समय लगने वाला है और पहुंचने के बाद यह 5 सालों तक वहीं पर रुककर सूरज की स्टडी करेगा। दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका संबंध सूर्य से है, क्योंकि हिंदू पौराणिक ग्रंथों में आदित्य का मतलब सूर्य देवता ही होता है। और दोस्तों ये भारत द्वारा किया गया पहला सन मिशन है। इससे पहले अमेरिका, चाइना, रसिया, जापान जैसे कई देशों ने यह मिशन कर चुका है। दोस्तों सबसे पहले आप सबके मन में एक सवाल आया होगा कि यह लाग्रेंज पॉइंट होता क्या है। तो दोस्तों लाग्रेंज पॉइंट स्पेस के उस पॉइंट को कहा जाता है जहां 2 प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस आउट हो जाता है। सूरज और धरती के बीच में 5 लाग्रेंज पॉइंट बनते हैं, जिसे L1, L2, L3, L4 और L5 नाम दिया गया है। दोस्तों लाग्रेंज पॉइंट की खोज मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लाग्रेंज ने की थी और इन्हीं के नाम पर इसका नाम लाग्रेंज पॉइंट पड़ा है। दोस्तों स्क्रीन पर आप इन 5 लाग्रेंज पॉइंट को देख सकते हैं कि यह कहां पर बनता है। दोस्तों ये वो पॉइंट है जहां अगर किसी एयरक्राफ्ट को भेजा जाए तो उसका ऑर्बिटल मोशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस धरती और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्सेस से कैंसल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट को स्टेबिलिटी मिलती है। और स्पेसक्राफ्ट को इस पॉइंट को बनाए रखने के लिए हमें कोई भी एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल बचता है और वह लंबे समय तक अपने मिशन पर काम कर पाता है। दोस्तों इसका दूसरा फायदा है ऑब्जर्वेशन। दोस्तों अगर लाग्रेंज पॉइंट पर कोई भी एयरक्राफ्ट भेजा जाए तो वह हमेशा ऐसे पॉइंट पर रहेगा जहां से वो धरती और सूरज दोनों पर लगातार नज़रें बनाए रखेगा और कभी भी एक दूसरे के शहरों में धरती और सूरज नहीं छुपेंगे। दोस्तों यहाँ आप खुद ही सोच कर देखो कि जब हम लूनार मिशन पर एयरक्राफ्ट को भेजते हैं तो कभी कभी चांद के घूमने से धरती छिप जाती है तो कभी धरती के घूमने से चांद छिप जाता है। इसलिए L1 पर आदित्य L1 को रखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले भी जितने स्पेस एजेंसी ने सूरज के स्टडी के लिए एयरक्राफ्ट भेजे हैं वे सब के सब इसी पॉइंट का इस्तेमाल किया है। दोस्तों यहाँ सवाल ये उठता है कि आदित्य L1 क्या स्टडी करने वाला है। दोस्तों इसे समझने से पहले हमें सूरज के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात जानना जरूरी है। दोस्तों सूरज का डायमीटर 109 गुना ज़्यादा बड़ा है हमारे धरती के डायमीटर से और यह वजन में 3,33,000 गुना ज़्यादा वजनी है धरती से। दोस्तों सूरज इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 13 लाख धरती समा सकती है। जैसे धरती के अंदर अलग अलग लेयर होता है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट, इसी तरह सूरज में भी कई लेयर होते हैं। दोस्तों सूरज में भी धरती की तरह सबसे अंदर एक कोर मौजूद होता है और इस कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन होते हैं, जहां पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और इसी एनर्जी से सनलाइट निकलती है, जिसकी गर्मी हमें धरती पर भी महसूस होती रहती है। दोस्तों इसके कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इसके बाहर रेडिएटिव जोन होता है जो सूरज का
70% रेडिएशन यहीं से बनता है। दोस्तों रेडिएटिव जोन के बाहर कन्वेक्टिव जोन आता है जो सूरज के लगभग 30% रेडियस है। दोस्तों कन्वेक्टिव जोन के बाहर सूरज का सरफेस आ जाता है जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूँ कि सूरज का कोई वैसा सरफेस नहीं होता है जैसा हमारे धरती के पास होता है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गैस और गर्म प्लाज्मा होता है और यह एरिया सूरज का सबसे ठंडा पार्ट माना जाता है क्योंकि यहीं पर सूरज का टेम्परेचर सबसे कम 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है और इसके ऊपर क्रोमोस्फीयर की लेयर आ जाता है जहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर टेम्परेचर 6000 डिग्री से 20000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। दोस्तों इसके बाद एक पतली सी लेयर आती है जिसे ट्रांजिशन रीजन कहते हैं और इस ट्रांजिशन रीजन के बाद सूरज का सबसे बाहरी लेयर आता है जिसे कोरोना कहा जाता है। दोस्तों इस कोरोना का उस कोरोना वायरस से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों कोरोना में बहुत ही ज़्यादा गर्म प्लाज्मा होता है जिसका टेम्परेचर 1 मिलियन टू 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। दोस्तों यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर क्या कारण है कि सूरज का कोर तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है लेकिन बीच का जो सरफेस है वह ठंडा हो जाता है और फिर उसके बाहर का लेयर फिर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। दोस्तों ये सवाल अभी भी साइंटिस्ट के लिए मिस्ट्री ही बनी हुई है। दोस्तों हो सकता है कि कहीं आदित्य L1 इस मिस्ट्री को सुलझा पाए। दोस्तों साइंटिस्टों ने इसके पीछे कई सारे रीजन दिए हैं पर कोई भी इस पर सटीक नहीं बैठता है। दोस्तों जब हम सूरज को धरती से देखते हैं तो जो सूरज का पार्ट हमें दिखाई देता है वह असल में फोटोस्फीयर लेयर ही होता है, लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है तो जो सूरज का चमकीला रिंग जैसा पार्ट दिखाई देता है वह क्रोमोस्फीयर की लेयर होता है और संपूर्ण सूर्य ग्रहण में जो सूरज का लेयर छुप जाता है और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो दिखाई देता है वही कोरोना का लेयर होता है। दोस्तों आदित्य L1 का मिशन है सूरज के ऊपरी इन 3 लेयर फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना का स्टडी करना है। दोस्तों आदित्य L1 पर लगे इंस्ट्रूमेंट को जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर सूरज से निकलता क्या क्या है। दोस्तों लाइट और हीट सूरज से निकलता है, यह बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा सूरज से हर प्रकार के इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है जिसमें न सिर्फ हमारे आँखों को दिखाने वाली विजुअल लाइट बल्कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन UV रेज जिसकी वजह से स्किन कैंसर होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स, एक्सरेज, गामा रेज ये सब निकलते हैं। दोस्तों एक्सरेज और गामा रेज भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रेडिएशन होता है लेकिन हमारी वातावरण इससे हमें बचा लेती है। दोस्तों इसके अलावा सूरज से सोलर विंड भी निकलता है और दोस्तों इन्हीं सब को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 पर 7 इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं जिसे 7 पेलोड्स भी कहा जा रहा है। दोस्तों पहला इंस्ट्रूमेंट है विजुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ जिसे शॉर्ट में वेल्क कहा जाता है। दोस्तों ये कोरोना लेयर को स्टडी करेगा और कोरोनल मास को एब्जॉर्ब करेगा। दोस्तों दूसरा है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जिसे शॉर्ट में सूट कहा जा रहा है। यह सूरज के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की इमेजिंग लेगा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में। दोस्तों तीसरा है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जिसे शॉर्ट में सोलेक्स कहा जाता है। दोस्तों चौथा इंस्ट्रूमेंट है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जिसे शॉर्ट में हेलियोस कहा जा रहा है। और दोस्तों ये दोनों सूरज से निकलने वाली एक्सरे को स्टडी करेंगे, स्पेशली सोलर फ्लेयर में जो एक्सरे निकलती है उसकी करेंगे। दोस्तों पांचवा है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जिसे शॉर्ट में एस्पेक्स कहा जा रहा है। और छठा है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य जिसे शॉर्ट में पापा कहा जाता है। और दोस्तों ये दोनों सोलर विंड को स्टडी करेंगे। दोस्तों आखिरी पेलोड्स है मैग्नेटोमीटर MAG जिसका काम है मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना, वो मैग्नेटिक फील्ड जो इस L1 पॉइंट पर आ रही है। दोस्तों इनमें से 4 जो पेलोड्स है
वह सूरज को स्टडी करेंगे और बाकी 3 के पायलट्स उस 11 पॉइंट के आसपास के एरिया को स्टडी करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आदित्य L1 सूरज की स्टडी करेगा और अपना मिशन पूरा करेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों कमेंट में आई लव इसरो ज़रूर लिखें।